गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सबका इस क्वेश्चन सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि अब से मैं पर डे आपको 10 क्वेश्चंस का 1 to 10 क्वेश्चंस का एक सेशन में लेके आऊंगा पर डे। और इस 1 to 10 क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और सभी विषयों से होंगे, सभी सब्जेक्ट से होंगे जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। बस लंबे लंबे वीडियो देखने से आपको जितना बेनिफिट होगा उससे 10 टाइम्स गुना ज्यादा बेनिफिट आप इस तरह के पर डे 10 प्रश्नों को 10 क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। वो इसलिए कि ये 10 क्वेश्चन आप हरगिज न समझें, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन 10 प्रश्नों का जब मैं आपको उत्तर बताऊंगा तो ये मान के चलिए कि आपके पास 100 क्वेश्चंस के आंसर होंगे। 100 क्वेश्चंस के आंसर होंगे। कैसे? तो आइए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते चले जाते हैं, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि 100 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन आप मत देखिए 1 to 10 में, ओनली 10 क्वेश्चंस मत देखिए, बल्कि आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जब इसके बारे में मैं बताऊंगा तब। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 कि किसे पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहता है। तो माय डियर, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जब पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा धरातल के ऊपर लावा के रूप में प्रकट होता है, तो जब वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो वोल्केनिक इरप्शंस की क्रिया को ज्वालामुखी का विस्फोट कहते हैं। अब चूंकि जमीन के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी बनी हुई है कि वह एनर्जी अगर बाहर न निकलती तो वैसे कंडीशन में हमारी पृथ्वी ब्लास्ट कर जाती। जैसे प्रेशर कुकर में अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, उसकी सीटी न लगे और उसका सेफ्टी बल्ब भी अगर खराब हो तो उस स्थिति में प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाता है। उसी तरीके से सीटी की तरह हमारी पृथ्वी में ज्वालामुखी होते हैं, और वह ज्वालामुखी जब भी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, वह प्रेशर बाहर निकलता है उस ज्वालामुखी के द्वारा। तो अगर वह ज्वालामुखी नहीं होता तो प्रेशर कुकर की तरह हमारी पृथ्वी भी ब्लास्ट कर जाती। तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट, और वही ज्वालामुखी है जो हमारी पृथ्वी को सुरक्षा देने का काम करती है, वो हमें बचाने का काम करती है। इसलिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो अब आपका आंसर तो मिल गया कि किसे पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहता है, तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहता है। लेकिन माय डियर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं कि किसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो पृथ्वी का सुरक्षा का कवच कहा जाता है, सेफ्टी बेल्ट कहा जाता है ओजोन लेयर को, ओजोन परत को। यानी ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, और वह ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, तो समताप मंडल में अवस्थित है। सबसे ज्यादा उसकी जो घनत्व है, उसकी सघनता जो है वह समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहते हैं, और उस समताप मंडल में टेम्परेचर इक्वल होने के कारण वहां वायुदाब में अंतर पैदा नहीं होता है। वायुदाब में अंतर जब पैदा नहीं होता है तो उस स्थिति में वहां हवाएं बिल्कुल शांत होती है, हवाएं नहीं चलती हैं, हवाओं का कोई अवरोध नहीं होता है। अब जब हवाओं का अवरोध नहीं होता है तो उस स्थिति में उस समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में लंबी दूरी की हवाई जहाजों को उड़ाया जाता है। समताप मंडल में क्या किया था? लंबी दूरी की हवाई जहाजों को उड़ाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बातें करें ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर ठीक नीचे वाला लेयर है वायुमंडल का जिसमें हम लोग रहते हैं। इस ट्रोपोस्फेयर को जीव मंडल, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है और शीत ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई कम हो जाती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस बढ़ जाती है और विंटर सीजन में उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो ये प्रश्न भी आपको आता है कि वो कौन सा मंडल है जिसकी ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में तो बढ़ जाती है लेकिन शीत ऋतु में घट जाती है, तो उसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर। उसी ट्रोपोस्फेयर में जीव रहते हैं, इसलिए उस मंडल को जीव मंडल कहते हैं। उसी मंडल में संवहनीय हवाएं चलती है जो उसकी ऊंचाई को वृद्धि करती है, इसलिए उसे संवहन मंडल भी कहते हैं। उस मंडल की औसत जो मोटाई है वह 14 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की अधिकतम जो ऊंचाई है वह 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर न्यूनतम जो मोटाई है वो
8 से 9 किलोमीटर है। तो मैंने देखा दोस्तों यहाँ पर कि किसे पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं, तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। आपके एक क्वेश्चन के आंसर में कई आंसर मैंने अभी अभी बता दिया। दूसरा क्वेश्चन है, फिंगर लेग्स किस देश में है? फिंगर लेग्स का मतलब क्या होता है? फिंगर का मतलब होता है उंगलियां। उंगलियां कितनी हाथों में है? एक हाथ में 5 उंगलियां है। इसका मतलब कि वो 5 झील एक साथ होंगी, शामिल होंगी। तो वह एक साथ 5 झील कहां पर है? तो वह नॉर्थ अमेरिका में है, विशेष रूप से यूएसए और कनाडा में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 5 लेक्स एक साथ जुड़े हुए हैं जिसे ग्रेट लेक्स कहते हैं। उस ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें शामिल है? तो सुपीरियर झील शामिल है, ह्यूरन शामिल है, मिशिगन शामिल है, ईरी शामिल है और ओंटारियो शामिल है। यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, इन 5 झीलों को मिलाकर ग्रेट लेक्स कहते हैं और इसे ही फिंगर लेक्स के नाम से जाना जाता है। किन देशों में है? यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है। चूंकि उसी ग्रेट लेक से, उसी फिंगर लेक से होकर 49 डिग्री पैरेलल लाइन, जिसे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, वह उत्तरी अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी वो 2 देशों से होकर उनकी सीमा बनाती है। यानी कि कनाडा नॉर्थ में और साउथ में आपका यूएसए हो जाता है। 49 डिग्री अक्षांश जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है और इन झीलों से होकर ही गुजरती है। आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो ओंटारियो झील है, उस ओंटारियो झील से होकर सेंट लॉरेंस नदी गुजरती है। वह सेंट लॉरेंस नदी कनाडा से होकर प्रवाहित होती है और उसी सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है, जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। और वह नियाग्रा जलप्रपात न्यू फाउंडलैंड के पास गिरता है। कहां पर? अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में वह न्यू फाउंडलैंड ऊपर से नियाग्रा जलप्रपात न्यू फाउंडलैंड के पास नीचे गिरता है और वहीं पर 49 से 50 डिग्री अक्षांश के पास इधर से उत्तर की ओर से लेब्राडोर ठंडी जलधारा और उत्तर दक्षिण की ओर से आपको आती है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं न्यू फाउंडलैंड के पास। तो वहां फॉगी वेदर बनता है। वहीं पर ग्रांड बैंक है और उस फॉगी वेदर में प्लैंकटन नामक जीवों का विकास होता है। वह प्लैंकटन जीव सूक्ष्म बहुत होते हैं और मछलियों का सबसे प्रिय भोजन होता है, इसलिए मछलियां वहां पर आती हैं उसको खाने के लिए। इसलिए वह जो ग्रांड बैंक है, जो नॉर्थ अमेरिका के जो अटलांटिक ओशियन में है ग्रांड बैंक, वह मछलियों के मत्स्यन के लिए, फिशरीज के लिए वर्ल्ड फेम है। उसी तरीका से डागर बैंक भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, जो फिशरीज के लिए वर्ल्ड फेम है। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर कि फिंगर लेक्स किस देश में है? तो यूएसए और कनाडा में है। अभी इस फिंगर लेक्स में जो सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ी झील है और वह विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। यानी वह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। उसका नाम सागर भले ही है लेकिन वो सागर नहीं है बल्कि झील है, बहुत बड़ी है, इसलिए उसे सागर का उपनाम दिया गया है। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साल्टी लेक है। जबकि तुर्की में एक झील है जिसका नाम है वोन झील। वह वोन झील, उसमें इतनी ज्यादा नमक है, इतनी ज्यादा सैलिनिटी है कि उस झील में, तुर्की के वोन झील में कोई भी व्यक्ति जाकर बैठकर, पानी पर बैठकर आराम से सो सकता है, उस पर भोजन कर सकता है, लेकिन वो डूब नहीं सकता है। वोन झील उसका नाम है, वो तुर्की में स्थित है। इसी तरीका से संसार की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम है बैकाल झील, जो एशिया में है। वो सबसे गहरी झील है, 916 मीटर उसकी गहराई है। उसी तरीका से हम देखते हैं कि विश्व का जो सबसे ऊंचा नौवहन झील है, जिसपे नाव चलाई जा सकती है, जो संसार की सबसे ऊंची झील है, उसका नाम है लेक टिटिकाका, जो साउथ अमेरिका में बोलिविया और पेरू के सीमा पर स्थित है और उसमें नाव चलाई जाती है टिटिकाका झील में। वह एक क्रेटर झील है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान उसका निर्माण हुआ। वो क्रेटर झील है, उसको कहते हैं क्रेटर लेक, तो उसका नाम है टिटिकाका झील। वो सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश की, भारत की सबसे जो बड़ी मीठे पानी की झील है उसका नाम है बुलर झील। वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हमारे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो आपका उड़ीसा में स्थित है और वह एक लैगून का उदाहरण। लैगून उसे कहते हैं जो समुद्री जलधाराओं से बनता है, उसके पानी जब रुक जाता है और वह मेन स्ट्रीम से कट जाता है तो जब वो झील बन जाती है उसको लैगून कहते हैं। वह सागरीय लहरों से बनती है। तो चिल्का झील एक लैगून है और भारत की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसी तरीके से पुलिकट झील है, तमिलनाडु में है। उसी
तरीका से वेम्बनाड और अष्टमुड्डी झील है जो केरल में है, उसी तरीका से आप चले जाइए राजस्थान में तो सांभर, डिडवाना, लुनकरसर झील है जो खारे पानी की झील है। एक और झील है महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि लुनार झील, वह लुनार झील महाराष्ट्र में है और उसका निर्माण उल्का पिंडों के गिरने से हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लेक्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी खूबियां और खामियां होती हैं। तो हमने देखा कि फिंगर लेक्स कहाँ है, तो यूएसए और कनाडा के सीमा पर दोस्तों है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कालगुरली और कुलगाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जान जाइए कि कालगुरली और कुलगाड़ी है क्या और कहां पर है। तो यह कुलगाड़ी और कालगुरली यह स्थान का नाम है, जगह का नाम है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह सोने का खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर गोल्ड माइनिंग होता है, सोने का खनन होता है। जैसा कि हमारे देश में कोलार कर्नाटक में है जहां से गोल्ड माइनिंग होती है, जहां से सोना निकाला जाता है। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि चीन वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा गोल्ड माइनिंग करता है, सोने का उत्पादन करता है, खनन करता है। किसी जमाने में दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान हुआ करता था, लेकिन अब वो 5वें स्थान पर चला गया है। तो वास्तव में हम देखते हैं कि कालगुरली और कुलगाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया में है और ये गोल्ड माइनिंग के लिए, सोने के खनन के लिए वर्ल्ड फेमस, संसार प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंग किससे बनता है। हाँ दोस्तों, तो मैंने बताया कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, पैनक्रियास है, अग्न्याशय है, उसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अंतः और बाह्य ग्रंथियों का मिश्रण माना जाता है, इसलिए उसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और अग्न्याशय पैनक्रियास मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो सबसे छोटी है, लेकिन वह सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। वह हमारे ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और वह सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। इसको आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस हार्मोन को डरो, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। तो बेडियर, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो किडनी है, तो उस किडनी से ठीक ऊपर उससे सटा हुआ एक ग्लैंड होता है, हार्मोनल ग्लैंड होता है, जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और उस एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलती है जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसको 3F हार्मोन कहते हैं। 3F हार्मोन का मतलब ये होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, यानी उसे कहते हैं डरो, लड़ो और उड़ो हार्मोन। इसलिए कहते हैं कि वह हमारे शरीर में अगर घबराहट, डर पैदा होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वह एड्रेनलिन हार्मोन होता है, यानी वही आपका जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनलिन, तो उसे ही कहते हैं कि फियर, जो हमें डर पैदा करता है। उसके बाद हमें उत्तेजित करता है लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, यानी फाइट। तो उसके बाद वही हार्मोन जो है एड्रेनलिन, वही जो है रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में हम भाग चलते हैं, उड़ चलते हैं, तो हम उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। तो हमने ये देखा कि मानव शरीर में वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसे लड़ो, डरो, लड़ो और उड़ो हार्मोन के यानी 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं, 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को किस प्रस्ताव के तहत पद से हटाया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को किस प्रस्ताव के तहत पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में एक विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया है, जिस प्रावधान का, जिस प्रस्ताव को, जिस मोशन को कहते हैं इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग प्रस्ताव। तो महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और इसे लाने के लिए हम संसद के किसी भी सदन में पहले ला सकते हैं, यानी महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और यदि वहां पर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। और यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से 2/3 जो है मेजोरिटी से अगर उसे पास कर देता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव हमने यूएसए से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रहण किया है, अपने संविधान में हमने यूएसए से लिया हुआ है इस महाभियोग प्रस्ताव को। लेकिन अब तक किसी भी राष्ट्रपति को इस महाभियोग प्रस्ताव के तहत पद से हटाया नहीं गया है। इस ऐसे ही प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके विरुद्ध भी लाया जाता है, लेकिन इसके तहत किसी भी जज को भी नहीं हटाया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। लेकिन एक सौमित्र सेन जो थे, जो
पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके विरुद्ध लाया गया था महाभियोग प्रस्ताव, लेकिन एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में जैसे उसे भेजा गया उसके पहले ही सौमित्र सेन ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसका आर्टिकल 61 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये जान जाइए कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, जो स्पीकर जो होता है, उसे शपथ कोई नहीं दिलाता है, क्योंकि ऑलरेडी वह संसद के सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और बार बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि उसे शपथ कौन दिलाता है। तो स्पीकर को एज ए पोस्ट ऑफ स्पीकर को कोई भी शपथ नहीं दिलाता है, कोई भी ओथ नहीं दिलाता है, बल्कि वो पहले ही वह शपथ ले चुका होता है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन वो अपना त्याग पत्र अगर देना होता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। वर्तमान में हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला अभी हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर हैं, जबकि देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर थे। देश के फर्स्ट स्पीकर जो थे लोकसभा के, वो कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर थे। हम सब जानते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश की, वह पार्लियामेंट्री सिस्टम के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 अंग होते हैं। उसमें एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। इन तीनों के मिलने से, इन 3 बॉडी के मिलने से ही हमारा पार्लियामेंट बनता है, हमारा संसद बनता है। तो दोस्तों हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो कोई नहीं दिलाता है। उसके बाद देखते हैं कि मध्यम मार्ग का प्रचलन किस धर्म से माना जाता है। तो दोस्तों मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ का जो प्रचलन है, मध्यम मार्ग का प्रचलन है, इसकी शुरुआत बौद्ध धर्म से मानी जाती है। क्योंकि जिस समय बौद्ध धर्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उरुवेला में जा चुके थे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर वह जो है कि ध्यान लगाए हुए थे, और ऐसा उन्होंने माना था कि अगर मैं भूखे प्यासे उपासना करूं, तपस्या करूं, तो शायद मुझे बहुत जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से बिना खाए पिए ज्ञान में लीन थे, लेकिन उनका शरीर लगातार गिरता चला जा रहा था। उसी दौरान सुजाता अपनी सहेलियों के साथ उसी रास्ते से जा रही थी और गाना गाते हुए जा रही थी, जिसका मतलब ये था कि वीणा के तार को उतना मत खींचो कि टूट जाए, और उसे उतना भी ढील मत दो कि उसे कोई सुर या साज या संगीत ही नहीं निकले। तो इस बात को गौतम बुद्ध बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि सही बात है, मैं अपने शरीर को जो है उसी तार की तरह खींच रहा हूं, तो अगर मैं ही टूट जाऊंगा तो फिर ज्ञान की प्राप्ति किसे होगी। तब उन्होंने सुजाता को बुलाया और कहा कि हे बालिका, मुझे कुछ अंजल ग्रहण कराओ। तो वह सुजाता गई, खीर लेके आई और गौतम बुद्ध को उन्होंने खीर खिलाया। वहीं से उसी समय से मध्यम मार्ग का प्रचलन शुरू होता है, यानी बीच का रास्ता शुरू होता है। यानी शरीर को उतना भी कष्ट मत दो और उतना भी ज्यादा उसको ऐशो अयाश में, आराइश में मत रखो कि आदमी लापरवाह हो जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि यह मध्यम मार्ग का प्रचलन बौद्ध धर्म से माना जाता है। उसी घटना से मानी जाती है, सुजाता के खीर वाली घटना से मानी जाती है। तो किस धर्म से माना जाता है? बौद्ध धर्म से माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो चूंकि उससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, तो वह गोपाल कृष्ण जो थे उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। यानी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव उन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले का पड़ा था। इस तरह से हम देखते हैं कि वह जो गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह थे महागोविंद रानडे। महागोविंद रानडे जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और वो गोपाल कृष्ण गोखले जो बनारस अधिवेशन 1905 में वहां की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी जो है कि अध्यक्षता की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जिनका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि योजना अवकाश का काल किसे कहा जाता है, यानी योजना का अवकाश का काल कब से कब तक माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि योजना अवकाश का काल 1966 से 1969 के जो पीरियड है, 1966 से लेकर 1969 के जो पीरियड है, उस पीरियड को योजना अवकाश का काल कहा जाता है। योजना अवकाश का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया था। इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इसलिए सही नहीं थी क्योंकि 1962 में भारत
चीन का युद्ध हो चुका था और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था और 1966 में राष्ट्रव्यापी सूखा पड़ गया था, ड्रॉट पड़ गया था हमारे पूरे देश में, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था एकदम कमजोर हो गई थी। पंचवर्षीय योजना बनाना संभव नहीं था, इसलिए 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश का काल कहा था, प्लान हॉलीडे का पीरियड कहता है। वैसे ही हम जानते हैं कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं को रूस के मॉडल से लिया गया है और इस मॉडल को लाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसलिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वह हेरोल्ड डोमर ने तैयार किया था, उसका पीरियड 1951 से 1956 तक था और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य बनाया गया था वह कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना था 1956 से 1961 तक। उस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भारी उद्योगों की स्थापना करना और उस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। तो इस तरह से देखते हैं हम दोस्तों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बनी, 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई क्योंकि हमने देखा कि 1 जनवरी 2015 से जो योजना आयोग है उसको समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया। वह योजना आयोग जिसका 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था उसे 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया। तो जो सरकार आई उस सरकार ने पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया और 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही चल पाई है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि आज हमने 10 प्रश्नों का उत्तर देखा, 10 प्रश्नों का उत्तर देखा, लेकिन यकीनन इन 10 प्रश्नों में आपको कम से कम 100 प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पॉकेट काफी अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब फिर उपस्थित होंगे तो फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ होंगे, लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए क्योंकि आपको यही सफलता दिलाएगा। बकवास का जो है कि कोई भी आपको वीडियो चैनल सफलता नहीं दिलाता, यही सब आपको वीडियो पैक जो होता है वो सफलता दिलाता है। ले लोटा कहने से सफलता आपको हासिल नहीं होती है या इस तरह के कुछ भोजपुरिया शब्द बोलने से आपको सफलता हासिल नहीं होती। मन को आप खुश कर सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो सकते। सफल का एकमात्र रास्ता है, इस रास्ते को अपनाना है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।